जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की आज की सारी बड़ी खबरों की, जहां साल की पहली बड़ी घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर, 3 AK-47 राइफल बरामद। जी हां, तो वहीं फिर एक बार बांग्लादेश ने करी बहुत बड़ी जुर्रत। बांग्लादेश के बीजीपी चीफ ने भारत को दे दिया बड़ी धमकी। दोस्तों, कह दिया अनुचित संधियों पर नहीं करेंगे समझौता। आखिर क्या है उनके लिए अनुचित संधियां, वही बताएंगे। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में अब तालिबान राज क्लियर देखने को मिला है। दोस्तों, सरकार पर हावी कट्टरपंथी, महिला फुटबॉल मैच पर किया हमला, यूनुस चुपचाप बैठे नहीं निकला जुबान से कोई भी शब्द, वही बताएंगे। भारत के ब्रह्मोस पर इंडोनेशिया की नजर, फिलीपींस के बाद बनेगा दूसरा खरीदार। आखिर कौन है निशाने पर, उसके लिए तो वही दोस्तों डीप सीक AI लॉन्च होने के बाद मच गया भूचाल। इस देश में 600 अरब डॉलर का पहुंचाया नुकसान, तो कई देशों ने लगा दिया बैन। जी हां, जिसके बाद भारत ने भी उठाया बड़ा कदम। तो वहीं आपको बताएंगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 फरवरी को नहीं जाएंगे महाकुंभ मेले में। सारी जानकारियां विस्तार से आपको बताने वाले हैं। बस हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों के शुरुआत से पहले मानते हैं कि अपना भारत आज उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां पर पहुंचना, इतनी जल्दी पहुंचना नामुमकिन जैसा था। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां साल की पहली बड़ी घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर, 3 AK-47 राइफल बरामद। जी हां, पुंछ में सुरक्षा बलों ने बृहस्पतिवार को 2 आतंकवादियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। एक और आतंकी को गोली लगी है। देर रात तक चले तलाशी अभियान में 3 AK-47 राइफल बरामद हुई। तीसरे आतंकी की तलाश में देर रात तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा। ये इस साल की पहली बड़ी घुसपैठ की कोशिश थी, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। और सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको बताया गया, जिले के रख हवेली क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों की घुसपैठ की सूचना पर वीरवार को तलाशी अभियान शुरू किया। इसी बीच सूचना मिली कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ आतंकी घुसपैठ कर भारतीय सीमा में 1.5 किलोमीटर अंदर तक घुसाए हैं। जंगल में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की शाम करीब 6:30 बजे आतंकियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बल सूत्रों के मुताबिक 3 आतंकियों को गोली लगी, 2 के शव बरामद हो गए, तीसरे की तलाश जारी है। मौके से 3 AK-47 राइफलें बरामद हुई है। देखा जाए तो अपने भारतीय सेनाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छे से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हालांकि एक आतंकी भागने में कामयाब रहा, लेकिन सुरक्षा बलों के द्वारा जम्मू के डोडा और कठुआ में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारतीय सेना के इस परफॉर्मेंस पर आपकी क्या राय होने वाली है, अवश्य बताइएगा कमेंट में। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पुंछ और राजौरी जिले में आतंकवादी गतिविधियों में थोड़ी बहुत गिरावट आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये तलाशी आतंकवाद विरोधी रणनीति और गर्मियों की शुरुआत से पहले क्षेत्र पर कब्जा करने की कवायद का हिस्सा है। वहीं बता दें, बांग्लादेश के बीजीपी चीफ ने भारत को दी धमकी, कहा अनुचित संधियों पर नहीं करेंगे समझौता। जी हां, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ही नहीं बल्कि उनकी सरकार में शामिल मंत्री और अधिकारी भी भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी के बाद अब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीपी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ फजमा सिद्दीकी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। सिद्दीकी ने बुधवार को कहा कि बांग्लादेश उन मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगा जहां वो भारत के साथ अपने व्यवहार में वंचित महसूस करता है। बीजीपी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ फजमा सिद्दीकी ने बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सम्मेलन कक्ष में बीजीपी और भारत के सीमा सुरक्षा बल बोले तो BSF के बीच आगामी सीमा सम्मेलन पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम उन मामलों पर समझौता नहीं करेंगे जहां हमें लगता है कि हमें वंचित किया गया है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय को कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से भारत के साथ अनुचित समझौतों को संबोधित करने के लिए कहा गया है। जी हाँ, इससे पहले आपको याद होगा दोस्तों, भारतीयों पर ड्रग्स तस्करी का गंभीर आरोप लगाया इस बांग्लादेश ने और अब धमकी देने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर क्लियरली आपको हम ये खबर बताने वाले हैं जिससे आप भी कहेंगे वाकई में बांग्लादेश में अब तालिबानी राज बनने वाला है। सरकार पर हावी है कट्टरपंथी, महिला फुटबॉल मैच पर किया बड़ा हमला, चुपचाप देखते रह गए मोहम्मद यूनुस। जी हां, 6 महीने पहले जब बांग्लादेश में हिंसक भीड़ ने शेख हसीना को अपदस्थ किया तो लोग फूले नहीं समा रहे थे। पूरे बांग्लादेश में जश्न का माहौल था, पटाखे फूटे गए, मिठाइयां बांटी गई थी। लेकिन किसको पता था कि बांग्लादेश में तालिबान राज की वापसी का जश्न है, जिसे शायद ही कोई बांग्लादेशी पसंद करता हो। आज बांग्लादेश में कहने को मोहम्मद यूनुस की कार्यवाहक सरकार है, लेकिन देश को कट्टरपंथी चला रहे हैं। इसका ताजा सबूत आज से 3 महीने पहले देखने को मिला। तारीख 30 अक्टूबर 2024 बांग्लादेश की महिला फुटबॉल टीम ने नेपाल को 2-1 से हराकर सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी। इस जीत का जश्न पूरे बांग्लादेश में मनाया गया। मोनिका चकमा और ऋतु पूर्णा चकमा के गोल ने नेपाल के खिलाफ ऐतिहासिक 2-1 की जीत को सुनिश्चित किया, जिससे साबित हुआ कि बांग्लादेशी महिलाएं अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सकती है और जीत सकती हैं। और अब दोस्तों उसी देश में मदरसा छात्रों और चरमपंथियों की भीड़ ने जॉय
खैरपुर हाट में एक फुटबॉल मैदान में धावा बोल दिया, बाढ़ को तोड़ दिया और महिलाओं के मैच को रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं का फुटबॉल खेलना इस्लाम विरोधी है। ये हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया और फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया गया था, जिसमें अपराधियों ने खुले तौर पर आगे की हिंसा की धमकी दी है। जी हाँ, ऐसे में आप क्लियरली कह सकते हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का राज तालिबानी राज को लाने में बहुत बड़ी मदद कर रहा है। दोस्तों वही बता दें, भारत के ब्रह्मोस पर इंडोनेशिया की तगड़ी नजर, फिलीपींस के बाद बनेगा दूसरा बड़ा खरीदार। आखिर कौन है इसके निशाने पर? बता दें, इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। इस सौदे पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी की है। प्रबोवो सुबियांटो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली पहुंचे थे। अगर ये सौदा हो जाता है तो इंडोनेशिया दुनिया का दूसरा ऐसा देश होगा जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद की होगी। इससे पहले फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। फिलीपींस ने इस मिसाइल को चीन के खिलाफ रणनीतिक बढ़त के लिए अज्ञात स्थान पर तैनात किया है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संभावित $450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल सौदा जकार्ता की अपनी नौसेना शक्ति को बढ़ाने की कोशिश को दर्शाता है, क्योंकि दोनों देश क्षेत्र में चीन की बढ़ती क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के जवाब में रक्षा संबंधों को मजबूत और विविधतापूर्ण बनाना चाहते हैं। जी हाँ, अगली खबर बता दें, जहां पर लॉन्च के एक हफ्ते बाद ही चीनी डीप सीक एआई लाया भूचाल। अमेरिका में $600 अरब का पहुंचाया नुकसान, कई देशों ने कर दिया इसको बैन। बता दें, बहुत बड़ी खबर, लॉन्च के एक हफ्ते बाद ही चीन के डीप सीक एआई को कुछ देशों में ब्लॉक कर दिया गया है। इटली और आयरलैंड पहले ऐसे देश बन गए हैं जहां इस एप्लीकेशन को आते ही एप्पल एप्लीकेशन स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। इन देशों के रेगुलेटरी अधिकारी एप्लीकेशन की डेटा नीतियों की जांच कर रहे हैं, जिससे इसकी प्राइवेसी पॉलिसीज पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं डीप सीक एआई अमेरिका में लॉन्च होते ही बड़ी चर्चा का केंद्र बन गया है। इस एप्लीकेशन ने अमेरिकी बाजार में हंगामा मचा दिया और बड़ी कंपनियों के लिए नई चुनौती पैदा कर दी है। सिर्फ 2 दिनों में डीप सीक ने एनवीडिया को लगभग $600 अरब का नुकसान पहुंचा दिया और कंपनी की मार्केट वैल्यू में अरबों डॉलर की गिरावट लाई। अमेरिकी नेवी ने भी अपने कर्मियों को डीप सीक एआई का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। नेवी ने इस एप्लीकेशन को सिक्योरिटी और एथिकल कारणों से इस्तेमाल करने से बचने की चेतावनी दी है। इस बारे में अमेरिकी नेवी ने एक ईमेल भेजकर अपने मेंबर्स को बताया है कि डीप सीक के मॉडल को डाउनलोड, इंस्टॉल और इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह वार्निंग अमेरिकी नेवी के एआई उपयोग नीति के तहत जारी की गई है। यानी कि दोस्तों, डीप सीक ने अमेरिकी बाजार को पूरे तरीके से हिलाकर रख दिया है। ये चेतावनी डीप सीक एआई के रिलीज के बाद जारी की गई है, जो अमेरिकी एप्लीकेशन स्टोर में एप्पल के चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ चुका है। चूंकि डीप सीक का ओरिजिन चाइना है, इसे डेटा सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एप्लीकेशन यूजर्स के डेटा को चीन में स्टोर करता है, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें, एआई को चुनौती देने की तैयारी में अपना भारत। चैट जीपीटी और डीप सीक R1 को टक्कर देने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें, एआई ने काफी हद तक लोगों का काम आसान कर दिया है। इसके प्रयोग से लिखने पढ़ने सहित कई चीजों में तेजी आ गई है। भारत एआई, चैट जीपीटी और डीप सीक R1 को टक्कर देने की तैयारी में। इसको लेकर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि भारत खुद अपना एआई सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जो भारत के संस्कृति, भाषाओं और आवश्यकताओं को समझता हो। अभी तक भारत देश एआई, चैट जीपीटी और डीप सीक R1 जैसी तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। हालांकि देश अब अपना सिस्टम बनाने की तैयारी में है। जी हाँ, जो बिना किसी तरह के पक्षपात से मुक्त हो और देश की विविधता सही तौर पर दिखा सके। ऐसे में क्या आप भी भारत के इस इनिशिएटिव का पुरजोर समर्थन करते हैं? कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और करते हैं तो सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर दबा दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, इस्लामिक स्टेट से दोस्ती को बेचैन क्यों है आखिर पाकिस्तान? तुर्की कर रहा उसकी मदद, तालिबान वाला क्या है एंगल, आपको बता दें। पाकिस्तान इन दिनों इस्लामिक स्टेट से दोस्ती के लिए तुर्की का चक्कर लगा रहा है। इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही तुर्की का दौरा भी करने वाला है। यहाँ इनकी इस्लामिक स्टेट के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की संभावना है। इस मुलाकात को अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, इससे भारत के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में तुर्की में पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट के नेताओं की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। दोस्तों, तो उधर आपको बता दें, वॉशिंगटन DC विमान हादसे में सभी 67 लोगों की मौत की बड़ी खबर, ट्रंप ने जताया शक। दरअसल अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन के रीगन नेशनल एयरपोर्ट के नजदीक अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान और हेलीकॉप्टर में टक्कर हुई थी। इसमें सभी 67 लोगों के मरने की पुष्टि की गई है। अधिकारियों के मुताबिक विमान में 64 और सेना के हेलीकॉप्टर 3 लोग मौजूद थे। वॉशिंगटन DC के फायर चीफ अधिकारियों ने बताया कि उन्हें लगता है कि इस हादसे में अब कोई जिंदा नहीं बचा, इसीलिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन को रिकवरी ऑपरेशन में तब्दील किया जा रहा है। परिवहन सचिव सीन डफी ने जानकारी दी है कि रात को मौसम बिल्कुल साफ था और विमान और हेलीकॉप्टर दोनों के रास्ते सामान्य थे। उन्होंने कहा कि दोनों विमानों और नियंत्रण टावर के बीच संपर्क को लेकर कोई खराबी नहीं हुई थी। अधिकारियों ने कहा कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके
मुताबिक इस हादसे से पहले कुछ भी खराबी नहीं दिखाई दे रही थी। जांच की जाएगी आखिर किस वजह से हादसा हुआ। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन और ओबामा पर लगा दिए गंभीर आरोप। हादसे के बाद अपनी प्रेस ब्रीफिंग के शुरुआत में ट्रंप ने मारे गए लोगों के लिए 1 मिनट का मौन रखा। इसके बाद उन्होंने दुख जाहिर करते हुए कहा कि ये हमारे देश के इतिहास में एक अंधेरी और कष्टदायी रात थी। एक राष्ट्र के रूप में हम हर उस अनमोल आत्मा के लिए शोक मनाते हैं जो अचानक हमसे दूर हो गई है। इसने बहुत से लोगों को झकझोर दिया है, जिनमें बहुत दुख की बात है कि अन्य देशों के लोग भी शामिल हैं जो विमान में थे। दुख की बात यह है कि कोई भी जीवित नहीं बचा है। आगे उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने सुरक्षा को सबसे पहले रखा, ओबामा बाइडेन ने नीति को आगे रखा। हम ऐसे लोगों को चाहते हैं जो सक्षम हो। वहीं बता दें, श्रीलंका में आखिर अडानी के विंड पावर प्रोजेक्ट पर जबरदस्त बवाल क्यों हुआ, विरोध के पीछे कौन लोग हैं, बता दें। श्रीलंका में अडानी ग्रुप की 500 मेगावाट की विंड पावर परियोजना को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। ये परियोजना उत्तरी श्रीलंका के मन्नार और पुणे रिन में स्थापित की जा रही है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के खिलाफ स्थानीय लोगों और कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह परियोजना स्थानीय पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर मन्नार क्षेत्र जो प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ स्थानीय समूहों को डर है कि इस परियोजना से उनकी जमीन छीनी जा सकती है और उन्हें विस्थापित होना पड़ सकता है। श्रीलंका में कुछ राजनीतिक दलों ने भी इस परियोजना का विरोध किया है। इस रिपोर्ट का दावा है कि चीन समर्थित गुट इस विरोध को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि चीन पहले भी श्रीलंका में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश करता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के निवेश से श्रीलंका की विदेश नीति पर असर पड़ सकता है और चीन तथा अन्य देश इसे रणनीतिक खतरे के रूप में देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, अडानी ग्रुप की यह परियोजना ऐसे समय पर सामने आई है जब भारत और चीन के बीच श्रीलंका में प्रभाव बढ़ने की होड़ जारी है। ऐसे में अडानी के विंड पावर प्रोजेक्ट के पीछे विरोध में कौन मौजूद है अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन कोई बहुत बड़ा हाथ छुपा हुआ है। जी हाँ, वही बता दें, रशिया के नेता ने पुतिन की हत्या की साजिश के दावों पर दे दी न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी। अमेरिकी पत्रकार ने किया था दावा। जी हाँ, रूसी संसद के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन ने एक कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करने की किसी भी साजिश के विनाशकारी नतीजे होंगे। इसमें परमाणु युद्ध की संभावना भी शामिल है। रूसी संसद के अध्यक्ष वोलोडिन ने टेलीग्राम के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की साजिश तो क्या, इसके बारे में चर्चा करना भी एक अपराध है। ये वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और परमाणु युद्ध की ओर बढ़ने का सीधा रास्ता है। वहीं बता दें, भारत बढ़ाएगा अपनी ताकत, फ्रांस से खरीदेगा राफेल एम और स्कॉर्पियन, जल्द लग सकती है समझौते पर मुहर। जी हाँ, भारत देश लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसे में खबर ये आ रही है कि फ्रांस के साथ राफेल एम स्कॉर्पियन समझौते पर जल्द मुहर लग सकती है। इससे पहले जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से 22 राफेल एम जेट की खरीद को मंजूरी दी थी। जानकारी के अनुसार समझौते अंतिम चरण में है और सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति यानी CCS को इन पर विचार करना होगा। मामले से वाकिफ लोगों ने बृहस्पतिवार को जानकारी दी है कि भारत अपनी नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए फ्रांस से राफेल लड़ाकू जेट के 26 नौसैनिक संस्करण और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी की खरीद पर अगले कुछ हफ्ते में मुहर लगा सकता है। हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि राफेल एम और स्कॉर्पियन की खरीद संबंधी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी पेरिस यात्रा के दौरान की जाएगी या फिर नहीं। वही बता दें, जॉर्ज सोरोस के बेटे से मिले मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश के आर्थिक हालात पर चर्चा। ट्रंप ने पिछले हफ्ते बांग्लादेश की मदद रोकी थी। बता दें, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस के बेटे अलेक्स सोरोस से मुलाकात की है। दोनों की यह मुलाकात ढाका में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में हुई। पिछले 3 महीने में यूनुस दूसरी बार एलेक्स से मिले हैं। यूनुस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, बैठक में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक सुधारों पर चर्चा हुई है। डेली स्टार के मुताबिक एलेक्स सोरोस ने सुधारों से जुड़े कार्यों के लिए यूनुस की तारीफ भी की है। एलेक्स सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना उनके पिता जॉर्ज सोरोस ने की थी। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, स्वीडन में कुरान जलाने वाले सलमान मोमिका की गोली मारकर हत्या नाराज थे दुनिया भर के मुसलमान। जी हाँ, स्वीडन में इस्लाम और कुरान के खिलाफ प्रदर्शन करने और कुरान जलाने के मुलजिम इराकी मूल के शख्स सलमान मोमिका की पूर्वी मध्य स्वीडन के स्टॉकहोम काउंटी के सोडरटाल्जे शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्वीडिश मीडिया ने गुरुवार को इसकी तस्दीक दी है। मोमिका की मुबैना तौर पर बुधवार देर रात उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो होब्स जो में अपने अपार्टमेंट में सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण कर रहे थे। वहीं बता दें, क्या गाजा से फलस्तीनियों को हटाना है मुमकिन? ट्रंप की बातों से क्यों भड़के मुस्लिम राष्ट्र? बता दें, गाजा में 15 महीने के रक्तपात और भीषण संग्राम के बाद सीज फायर लागू हो गया है। इसके साथ ही हमास आतंकी और इजरायली सेना में कैदियों की अदला बदली जारी है। 30 जनवरी को हमास ने 3 इजरायलियों समेत 5 कैदियों को रिहा कर दिया। इजरायल भी बदले में सैकड़ों कैदियों को गाजा भेज चुका है। गाजा में युद्ध विराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिसने दुनिया में नई चर्चा छेड़ दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले गाजा में फलस्तीनियों को अरब देशों में बसाने
होने की बात कही। ट्रंप के इस प्रस्ताव की मुस्लिम देशों ने कड़ी निंदा की है और प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ट्रंप के इस बयान के क्या मायने और क्या ये संभव है? हालांकि ट्रंप हर तरह की बातें कहते हैं। कभी कभी वे ऐसी बातें कहते हैं जो वो कहना चाहते हैं, कभी कभी वे ऐसी बातें होती हैं जो वो नहीं कहना चाहते, कभी कभी वे ऐसी बातें करते हैं जो उन्होंने 5 मिनट पहले हुई बातचीत में सुनी थी, और कभी कभी वे ऐसी बातें करते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्होंने सुनी थी लेकिन गलत समझी गई। मुनेयर ने कहा कि गाजा से मुसलमानों का सफाया करने का विचार नया नहीं है और ये अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद से ही प्रचलन में है। जी हाँ, ये बातें मुनेयर ने कही हैं। अरब सेंटर वॉशिंगटन डीसी में फलस्तीन या इजराइल कार्यक्रम के प्रमुख हैं यूसुफ मुनेयर, जिन्होंने ये बातें कही और रिप्लाई दिया है डोनाल्ड ट्रंप के इन बातों का। वहीं बता दें, दक्षिणी सूडान में चीन की ऑयल कंपनी का प्लेन क्रैश, एक भारतीय सहित 21 यात्री थे सवार, 20 की मौत। जी हां, दक्षिणी सूडान में चीन की ऑयल कंपनी का यात्री प्लेन क्रैश हो गया। इस विमान में एक भारतीय सहित 21 यात्री सवार थे, जिनमें से 20 की मौत हो गई। सूडान के अधिकारियों के मुताबिक ऑयल कंपनी का यह प्लेन दक्षिणी सूडान के सुदूर इलाके में क्रैश हुआ है। इसे तेल कंपनी ने किराए पर लिया था। बताया जा रहा है कि चीन की ग्रेटर पायनियर ऑपरेटिंग कंपनी ने इस प्लेन को लिया था। इसमें 2 पायलट सहित 21 लोग सवार थे। वहीं बता दें, सीरियाई विद्रोही नेता जुलानी ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। जी हां, संविधान खत्म करके संसद भंग कर दी। पिछले महीने हुआ असद सरकार का तख्ता पलट। जी हां, सीरिया के विद्रोही गुट तहरीर अल शाम यानी HTS के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने बुधवार को दमिश्क में संविधान खत्म करके खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। सीरियाई न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक कमांडर हसन अब्दुल घानी ने कहा कि जब तक देश में पूरी तरह स्थिरता नहीं आ जाती है तब तक जुलानी राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। अब्दुल घनी ने कहा कि सीरिया की संसद भी भंग कर दी गई है। नए संविधान के लागू होने तक राष्ट्रपति एक अस्थायी विधान परिषद का गठन करेंगे। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। वहीं बता दें, पाकिस्तान सरकार इमरान खान की पार्टी से वार्ता के लिए फिर हुई तैयार। पीएम शरीफ ने सुझाया रास्ता। जी हां, पाकिस्तान सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के बीच एक बार फिर वार्ताएं के दौर शुरू हो सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी यानी कि PTI पार्टी के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बृहस्पतिवार को एक संसदीय समिति के गठन का प्रस्ताव किया। विपक्षी पार्टी के साथ वार्ता विफल होने के बाद शरीफ ने यह पेशकश की है। दोनों पक्षों ने पिछले साल 23 दिसंबर को वार्ता शुरू की थी, लेकिन 3 बैठकों के बाद ही यह बातचीत तब बंद हो गई। वार्ता तब खत्म हुई जब PTI ने 9 मई 2023 और पिछले साल 26 नवंबर की घटनाओं पर न्यायिक आयोगों के गठन में देरी के मुद्दे पर कदम पीछे खींच लिया। वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के बोलने से व्हाइट हाउस हुआ परेशान, स्टेनोग्राफर्स के पसीने छूटे। अब कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की बड़ी तैयारी। जी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सार्वजनिक टिप्पणियों को टाइप करने में व्हाइट हाउस के स्टेनोग्राफर यानी आशु लिपिक के पसीने छूट गए हैं। आलम यह है कि काम के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए अतिरिक्त स्टेनोग्राफर की भर्ती पर विचार किया जा रहा है। मामले से वाकिफ अधिकारियों ने पहचान न जाहिर करने की शर्त पर यह जानकारी दी है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा बोलते हैं, अधिक से अधिक बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, इसीलिए हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि व्हाइट हाउस के स्टेनोग्राफर्स ट्रंप के बयानों को टाइप तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अब ट्रंप के बयानों को टाइप करने के लिए और अधिक संख्या में स्टेनोग्राफरों को नियुक्त करने की तैयारियां की जा रही हैं। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आपकी क्या राय है अवश्य बताइएगा। वहीं बता दें, गुजरात सभी पुलिस कमिश्नरेट में 30 अप्रैल तक तीनों नए फौजदारी कानून लागू करे। अमित शाह जी का बड़ा बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुरुवार को कहा कि गुजरात सरकार को 30 अप्रैल तक सभी पुलिस कमिश्नरेट में और जल्द से जल्द पूरे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करना सुनिश्चित करना चाहिए। अमित शाह जी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को परिपत्र जारी करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संगठित अपराध, आतंकवाद और भीड़ द्वारा हत्या के प्रावधानों का दुरुपयोग न हो। वहीं बता दें, क्या प्रयागराज महाकुंभ में 5 फरवरी को नहीं जाएंगे पीएम मोदी? बता दें, प्रयागराज में महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश ही नहीं विदेश से जानी मानी हस्तियां अब तक महाकुंभ में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 फरवरी को प्रयागराज में महाकुंभ में जाने वाले थे, लेकिन अब उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि प्रोग्राम कैंसिल करने की आधिकारिक कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन हिंदी वन इंडिया की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 5 फरवरी को महाकुंभ में स्नान करने के लिए अब नहीं जाएंगे। पीएम मोदी जी 5 फरवरी के अलावा और किसी दिन महाकुंभ में त्रिवेणी संगम का स्नान करने के लिए जा सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक बयान निकलकर सामने आना बाकी है। जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको बताएंगे। बहरहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो खबरें निकल कर आ रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। वही बता दें, मौनी अमावस्या हादसे से सबक लेते हुए बसंत पंचमी पर अगले अमृत स्नान से पहले महाकुंभ में 5 बड़े सुधार हुए हैं। बता दें, जैसा कि आपको पता है, प्रयागराज के महाकुंभ में संगम नोज पर मंगलवार बुधवार की रात हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 60 लोग घायल हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या जिम्मेदार अफसरों ने इस घटना को से कोई सबक लिया? क्या बसंत पंचमी पर होने वाले अगले शाही स्नान पर करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए कोई
कोई चूक न होने दी जाएगी। क्या इस पर कोई काम किया गया? 30 मौत के बाद प्रयागराज में क्या बदला है, जहां पर आज डीजीपी मुख्य सचिव ने पहुंचकर हादसे की जगह का मुआयना किया। ऐसे में महाकुंभ में 5 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं दोस्तों सबक लेकर। पहला है कि मेला क्षेत्र पूरी तरह नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं, यानी किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। तीसरा है रास्ते वन वे किए गए हैं। श्रद्धालुओं के सुगम आगमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू किया गया है। चौथा है प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोका जा रहा है। पांचवा है 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध रहेगा। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक रहेगी पूरे शहर में ही। जी हाँ, ऐसे में इस 5 सबक में सबसे बेहतरीन सबक आपको क्या लगता है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। आपको बता दें महाकुंभ में भगदड़ के बाद एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 5 और IAS PCS भेज दिए हैं। तो उधर आपको बता दें बेटी की शादी में खर्चे की टेंशन हुई खत्म। अब बेटियों के विवाह में 51,000 देगी यूपी सरकार। जी हाँ, मत्स्य पालक के लिए योगी सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल अब मछली या जलीय जीव का पालन करने वालों को अब बेटियों की शादी करने के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, ना ही कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि अब उनको 51,000 रुपए शगुन के रूप में मत्स्य पालन विभाग देगा। इससे पैसे के अभाव में मत्स्य पालकों की बेटियों की शादी नहीं रुकेगी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में 3,000 से ज्यादा मत्स्य पालक पंजीकृत हैं। ये मत्स्य पालक 1 बीघे से लेकर 8 बीघे तक के तालाब में मछली पालन करते हैं। इसमें ज्यादातर मत्स्य पालकों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। अब ऐसे लोगों को बेटियों की शादी करने के लिए पैसे की चिंता नहीं सताएगी। अब शासन उनकी ऐसे में मदद करेगी। वहीं दोस्तों फटी जींस और शॉर्ट कपड़े पहनने पर नहीं मिलेगी सिद्धि विनायक मंदिर में एंट्री। जी हाँ, लागू हुआ ड्रेस कोड। बता दें मुंबई के प्रसिद्ध श्री सिद्धि विनायक मंदिर में अब एक नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। इस नियम के तहत अब सभी भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए शालीन और सभ्य कपड़े पहनने होंगे। मंदिर के पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया है ताकि मंदिर की पवित्रता बनी रहे और श्रद्धालु भारतीय संस्कृति का पालन कर सके। जी हाँ, नए ड्रेस कोड के तहत भक्तों को अब कुछ विशेष कपड़े पहनने होंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक बोर्ड लगाकर भक्तों को नए नियमों के बारे में सूचित किया गया है। क्या मंदिरों के लिए ड्रेस कोड के जो नियम लागू किए गए हैं दोस्तों, क्या सही डिसीजन है या गलत, बताना मत भूलिएगा। हम आपकी राय लेना चाहते हैं। इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो मिलते अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।